हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 30 के बारे में और लेक्चर नंबर ये हमारा 32 है। इससे पहले हमने 31 लेक्चर कवर किए हुए हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो है आपका कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के बारे में, यानी जैसे ही किसी अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है सेशन न्यायालय के द्वारा, तो सेशन न्यायालय क्या करता है, पहले तो ये हाई कोर्ट से कंफर्म करवाता है कि उसको मृत्युदंड देना है या नहीं देना है। तो उस पर विचार करता है कौन, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जैसा कहेगा उसके बाद वैसा करना पड़ता है। तो उसी के बारे में पूरा का पूरा प्रावधान होने वाला है धारा 407 से लेकर धारा 412 तक में। साथ साथ ये भी देखेंगे कि डेथ वारंट जो जारी होता है वो कौन करता है और कौन सी धारा के तहत ये जारी किया जाता है। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 30 की, तो जो आपका धारा 407 से स्टार्ट होता है और धारा 412 पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आपको बेसिकली 4 चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 30 के अंतर्गत, जहाँ पे मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना, यानी कि जैसे ही सेशन न्यायालय क्या करता है, मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दंड के लिए दोषी सिद्ध करता है किसी अपराधी को, तो वहाँ पर हाई कोर्ट से वो कन्फर्म करवाता है कि ये हमने दोषित किया हुआ है मृत्युदंड के लिए, क्या इसको मृत्युदंड दिया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, पावर तो है मृत्युदंड देने का सेशन न्यायालय के पास, लेकिन उसको कंफर्म करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि कैसे होगी। एक चीज़ तो ये देखना है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि मृत्युदंड की पुष्टि कौन करता है। तो अभी मैंने बताया कि हाई कोर्ट करता है, यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय क्या करता है, मृत्युदंड की पुष्टि करता है। तो बात आती है यहाँ पे, इसमें तो प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, पुष्टि करेगा, यानी कंफर्म करेगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी मृत्युदंड का पुष्टि कर सकता है या नहीं कर सकता, और कर सकता है तो किस प्रावधान के तहत करेगा, यहाँ पे ये एक पॉइंट होने वाला है। केस लॉ के माध्यम से इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि कितने न्यायाधीशों द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होगी, यानी कि जो कन्फर्म किया जाएगा आपका मृत्युदंड को, यानी कि डेथ सेंटेंस को, वो कितने न्यायाधीशों के द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। कम से कम कितने न्यायाधीश चाहिए, अधिकतम कितने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो पावर की, तो अगर मृत्युदंड देने की पावर की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, 2 सबसेक्शन। कहाँ पे, सेक्शन नंबर 22 में। तो सेक्शन नंबर 22 आप देखोगे तो वहाँ पे एक कहता है कि हाई कोर्ट की पावर बता देता है, और दूसरा सबसेक्शन आपका सेशन न्यायालय और आपका अपर सेशन न्यायालय, यानी कि सेशन न्यायाधीश और एडिशनल सेशन जज के बारे में क्या बताता है, यहाँ पे पावर देता है। तो हाई कोर्ट को कहता है कि हाई कोर्ट जो है विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत मतलब कि जिस एक्ट में, जो लॉ में बताया गया है, सिर्फ उतना ही दंड दे सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर चोरी के लिए 4 साल की, मान लीजिए 3 साल की सज़ा है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट उसको 5 साल की सज़ा दे। तो विधि द्वारा जो जितनी सजा, जितना दंड प्राधिकृत किया गया है उतना दंड दिया जा सकता है, ये हाई कोर्ट कहता है। और साथ साथ यहाँ पे कहता है कि किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है हाई कोर्ट, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे आपका किसी भी कारावास से दंडनीय अपराध हो, तो वहाँ पे दे सकता है। वहीं अगर बात करें सेशन जज और या फिर अपर सेशन जज की, तो यहाँ पे बताता है कि कोई भी दंड ये भी दे सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर हाई कोर्ट भी उतना ही दंड दे सकता है और सेशन न्यायालय भी उतना ही दंड दे सकता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे कहता है सब सेक्शन 2 में कि किंतु मृत्युदंड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। अब मान लीजिए सेशन न्यायालय की पावर तो दे दिया है कि कितना भी दंड दे सकते हैं, कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं, परंतु कहता है कि जब भी सेशन न्यायालय या फिर अपर सेशन न्यायालय मृत्युदंड देगा, मृत्युदंड के लिए किसी अपराधी को दोषी सिद्ध करता है, तो यहाँ पर जो उसने दोषी सिद्ध किया है उसको, उसकी पुष्टि करवाई जाएगी, यानी कि कंफर्म करवाया जाएगा। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा वो कंफर्म करने के लिए भेजेगा रिपोर्ट। अब जब मान लीजिए दोषित तो कर दिया अपराधी को, तो अगर दोषित कर दिया है तो यहाँ पे उसको सज़ा तो हो रही, फांसी पे तो चढ़ा नहीं रहे उसको, तो उस अपराधी को कहाँ रखा जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है, आप आगे आप पढ़ेंगे कि जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उस अपराधी को जेल में भेज दिया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा, वारंट के तहत उसको जेल में रखा जाएगा। अब बात आती है धारा 407 की।
धारा 407 अगर यहाँ पे देखें तो इससे पहले सीआरपीसी में ये कहाँ पे था, सेक्शन 366 में हुआ करता था। अब यहाँ पे कहता है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करने, यानी कि सबमिट करने की बात करता है। ठीक है, तो 407 के साथ आपको धारा 408 भी पढ़ना, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। तो सेशन न्यायालय द्वारा यहाँ पे कहता है कि अगर मृत्यु दंड दिया है तो उसकी पुष्टि के लिए ना, उसको कंफर्म करवाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा ये सब सेक्शन 1 बताता है। ये कहता है जब सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि जैसे ही यहाँ पे मृत्युदंड उसको सुनाया जाता है तो मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि सजा तो सुना देगी मृत्युदंड का, लेकिन अगर उसकी एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उसका एग्जीक्यूशन निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा उस दंडादेश का जब तक उसकी पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा ना कर दी जाए। तो कार्रवाई कहाँ भेजी जा रही है? कार्रवाई भेजी जा रही है आपकी उच्च न्यायालय में। और तुरंत यहाँ पे कहते हैं, तुरंत का मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत जैसे ही जजमेंट हुआ, दोष सिद्धि हुई और भेज दो। वहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है उचित प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाता है, उस कार्यवाही को हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मृत्युदंड दे भी दिया गया है सेशन न्यायालय के द्वारा तो जब तक उसका दंडादेश की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उस दंडादेश का एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए एक अलग धारा बताएगी। वहाँ से क्या होगा, जब हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो हाई कोर्ट कंफर्म करने के बाद सेशन न्यायालय के पास मामला पहुँचेगा। सेशन न्यायालय क्या करेगा, डेथ वारंट जारी करेगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। अब यहाँ पे आता है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल में की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा दंडादेश पारित हुआ है, कैसा दंडादेश, मृत्यु दंडादेश की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मृत्यु दंडादेश पारित किया जाता है तो क्या किया जाएगा, जो अपराधी है जिसके विरुद्ध ऐसा दंडादेश पारित किया गया है उसको न्यायालय क्या करे, एक वारंट जारी करेगा और वारंट के अधीन उस दोषित व्यक्ति के, यानी जो कन्विक्टेड पर्सन है, उसको जेल की अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होता है आपका जेल में भेजना। जेल अलग हो जाती है, पुलिस कस्टडी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी कि जेल में भेज दिया जाएगा, पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद आता है आपका धारा 408। अब ये बात करता है मामला जैसे ही हाई कोर्ट में पहुंच जाता है तो हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, उस मामले में जो कार्रवाई गई है पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए एक अतिरिक्त जांच करवा सकता है, एडिशनल यहाँ पे इंक्वायरी करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है। साथ ही साथ एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है। किस चीज़ के लिए एविडेंस ले सकता है कि जो दोष सिद्ध किया गया व्यक्ति है वो दोषी है या फिर निर्दोष है, इस चीज़ को साबित करने के लिए या इस चीज़ के इंक्वायरी के लिए एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पे हाई कोर्ट सेशन न्यायालय को डायरेक्शन दे देगा कि आप एडिशनल एविडेंस लें, जो भी एविडेंसेस का निर्देश दिया जाएगा एविडेंसेस लें और उसकी जांच करें। ठीक है, या तो स्वयं जांच कर सकता है। यहाँ पे कहता है कि दोषी या निर्दोष होने के संबंध में अतिरिक्त जांच कर सकता है। कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय, जहाँ पे ऐसे मामला प्रस्तुत किया गया है कंफर्मेशन के लिए, यानी पुष्टि के लिए। अब यहाँ पे कहता है जांच या तो स्वयं कर सकता है या और अतिरिक्त जांच ले सकता है, या फिर सेशन न्यायालय को यहाँ पे निर्देश दे सकता है कि वो क्या करे, अतिरिक्त साक्ष्य ले और उसकी जांच करे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे दूसरा जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है कि उच्च न्यायालय जब तक अन्यथा निर्देश ना दे। अब मान लीजिए जो हाई कोर्ट के समक्ष मान लीजिए इंक्वायरी कर रहा है, एडिशनल इंक्वायरी कर रहा है, एडिशनल आपके एविडेंसेस ले रहा है, तो क्या उस टाइम पे जब इंक्वायरी या एविडेंसेस लिया जा रहा है तो उस पर्सन को जिसको कन्विक्ट किया गया था दंडादेश के लिए, मृत्यु दंडादेश के लिए, क्या उसको उपस्थित होना आवश्यक है? तो यहाँ पे यही चीज़ बताता है कि अगर हाई कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन दे, आदेश करता है, तब तो यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आदेश नहीं देता, अन्यथा आदेश ना दे जब तक, तब तक दोषित व्यक्ति को जेल में ही रखा जाएगा। उस व्यक्ति की उपस्थिति से क्या कर सकता है, अभिमुक्ति दे सकता है, उसको यहाँ पे छोड़ा जा सकता है कि आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं अगली धारा की, जो बात करता है आपका सेक्शन नंबर 409 यानी धारा 409 की। यहाँ पे कहता है कि दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्ध को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब मामला जैसे ही यहाँ पे आता है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने क्या किया, एडिशनल अगर उसको जांच करनी थी जांच भी कर लिया,
एडिशनल एविडेंसेस लेने थे, एविडेंसेस भी ले लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, उसको कंफर्म करना है या फिर उसको क्या करना है, दोषसिद्ध को जो किया गया था मृत्युदंड के लिए उसको चेंज कर सकता है, उसको आजीवन कारावास भी बना सकता है, 10 साल भी बना सकता है। यानी कि जो विधि द्वारा आपराधिक दंड है या अन्य दंड में उसको परिवर्तित कर सकता है, या फिर कह सकता है कि कन्फर्म है कि आपको यहाँ पे मृत्युदंडादेश की पुष्टि हो गई है और आपको मृत्युदंडादेश दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है उच्च न्यायालय धारा 407 में प्रस्तुत मामले, यानी कि जो धारा 407 के तहत मामला प्रस्तुत किया जाता है किस चीज़ के लिए, कंफर्म करने के लिए, तो 3 चीज़ें कर सकता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, यहाँ पे ए, बी और सी 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। ए में कहता है कि या तो उस दंडादेश जो मृत्युदंड दिया गया था उसकी कंफर्म कर देगा, यानी पुष्ट कर देगा कि हाँ मृत्युदंड बिल्कुल सही डिसीजन है, या फिर जो भी विधि द्वारा समर्थित अन्य दंड है उसको अन्य दंड में परिवर्तित कर सकता है। तीसरा आता है यहाँ पे कहता है कि दोष मुक्त, यानी कि उसको हो सकता है कि जो मृत्युदंड दिया गया था उसको दोष मुक्त कर सकता है। यहाँ पे जो भी उसने अगर इंक्वायरी की हो, एविडेंसेस आए हो, उसके बिहाफ पे अगर हाई कोर्ट को लगा कि यहाँ पे उसको छोड़ देना चाहिए तो यहाँ पे छोड़ देगा। अब बचता है आपका दूसरा पॉइंट, पहला और तीसरा तो हो गया, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोषसिद्ध को परिवर्तित कर सकता है और अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही मामला आया था सेशन न्यायालय के पास, उसने ट्रायल किया, आरोप लगाए, ठीक है, उस पर ट्रायल करने के बाद जजमेंट दे दिया कि यहाँ पे मृत्युदंड से दंडित किया जाए। अब मामला हाई कोर्ट के पास जैसे ही पेश किया जाता है तो हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इसका तो किसी अन्य अपराध के लिए इसका क्या करना चाहिए था, विचारण करना चाहिए था। अन्य अपराध कौन से, ऐसे अपराध जिसका सेशन न्यायालय भी उसका ट्रायल चला सकता था। जैसे अगर मान लीजिए मर्डर के लिए उसको लायबल ठहराया गया था और मर्डर के लिए उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पे दोषसिद्ध कर दिया गया, यानी कि मृत्युदंड से। अब हो सकता है कि जो भी एविडेंसेस आए हों उससे लगा हो कि नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, जो मर्डर हुआ था उस आरोपी से वो तो प्रोवोकेशन में हुआ था, तो प्रोवोकेशन वाली धारा लगा सकता है हाई कोर्ट, उसको चेंज कर सकता है किसी अन्य धारा में, और यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो स्वयं उसका विचारण कर सकता है या फिर नए विचारण के लिए आदेश कर सकता है सेशन न्यायालय को, जो नया आरोप, संशोधित आरोप है या उसी आरोप में ये फिर से नया विचारण स्टार्ट किया जाए। तो हाई कोर्ट जैसा चाहे वैसा यहाँ पे आदेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर पुष्टि की बात आती है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, यहाँ पे मृत्युदंड को पुष्टि करनी चाहिए और हाँ मृत्युदंड ही देना चाहिए, तो यहाँ पे कहता है कि प्रोविजो कि पुष्टि का कोई आदेश, यानी कि जो कंफर्मेशन का आदेश है वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील के लिए अनुजात अवधि समाप्त ना हो गई। मान लीजिए अपील के लिए जैसे ही जजमेंट आया और जजमेंट आने के दो महीने के अंदर उसको मान लीजिए अपील करना था, ठीक है, या फिर 3 महीने के अंदर अपील करना था, और 3 महीने जैसे ही समाप्त होती है वैसे पुष्टि का आदेश करेगा। या फिर मान लीजिए यदि अपील कर दी गई है तो अपील का जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक यहाँ पे पुष्टि का आदेश नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे प्रोविजो बताता है। ये तो बात हो गई आपका हाई कोर्ट क्या करता है, जो कंफर्मेशन करता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में केस था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। तो यहाँ पे क्या था कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो मृत्युदंड का पुष्टि कर सकता है या नहीं कर सकता, कंफर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। इस मामले में क्या हुआ था, देवमन उपाध्याय वाले केस में जो सेशन न्यायालय ने डेथ सेंटेंस तो दिया, लेकिन जब हाई कोर्ट के पास मामला प्रस्तुत किया गया तो हाई कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया कि इसको कंफर्मेशन नहीं करना है, यहाँ पे इसको हो सकता है कोई अन्य पनिशमेंट दिया रहा हो, यहाँ पे उसने कंफर्म नहीं किया। तो जब स्टेट कहाँ चली गई, स्टेट चली गई आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत, जो आपका आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पिटिशन, तो उसके तहत एसएलपी में गई। एसएलपी में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का क्या किया, जांच की, जो भी एविडेंसेस आए एविडेंसेस लिए। अब उस बिहाफ पे उसने क्या कर दिया, जो सेशन न्यायालय ने दंडादेश दिया था उसको कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे कहता है कि इस एसएलपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में कंफर्म कर सकता है मृत्युदंडादेश को। तो आपका 136 आपको देखोगे तो आपका संविधान में देखने को मिल जाएगा एसएलपी के बारे में, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष इजाजत याचिका के बारे में। अब इसी के साथ आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 453 क्या बात करता है कि धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन की बात करता है। यानी कि जब सेक्शन 409 अभी हमने पढ़ा, उस 409 में अगर कंफर्मेशन दे दिया गया,
या फिर जो भी आदेश हुआ है, या तो पुष्टि का आदेश हुआ होगा, या दोष मुक्ति का आदेश हुआ होगा, या फिर किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जाने के लिए आदेश हुआ होगा, कोई अन्य आरोप लगा दिया गया होंगे। तो जो भी आदेश हुए हैं उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कहता है कि जब मृत्यु दंडादेश के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में, यानी कि हाई कोर्ट के संग जो भी प्रस्तुत किए गए थे मामले, उसमें सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश, यानी उच्च न्यायालय जो पुष्टि का आदेश किया गया है या फिर अन्य आदेश जो भी हुआ है, अगर जिस सेशन न्यायालय को प्राप्त होता है तो सेशन न्यायालय क्या करेगा, आवश्यक कदम उठाएगा या फिर एक वारंट जारी करेगा। वारंट कौन सा होगा, अगर मान लीजिए पुष्टि कर दी गई है ना कि यहाँ पे उसको डेथ सेंटेंस ही देना है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके लिए एक डेथ वारंट जारी होगा कि कब उसको यहाँ पे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये सेक्शन 453 इसको रीड विथ करिएगा। अब उसके बाद आगे पर चलते हैं। धारा 410, धारा 410 क्या कहता है, दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश को दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना, यानी कि जब यहाँ पे आपने देखा जो सेक्शन 409 में कन्फर्मेशन हो रहा है या फिर जो भी नया दंडादेश पारित हो रहा है दोष मुक्ति का या फिर उसको बातिल करने का, कोई चेंज करने का, नया आरोप लगाने का जो भी आदेश पारित हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम 2 न्यायाधीश चाहिए। जहाँ दो से अधिक न्यायाधीश जहाँ पे हैं वहाँ पे कम से कम 2 न्यायाधीशों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए उस पुष्टि के आदेश पर या फिर अन्य आदेश जो भी हुआ है। अगर मान लीजिए ए और बी 2 जज थे, उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में मतभेद हो गया, ठीक है, सेक्शन 411 इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ए और बी जो दोनों जजेस के पास पुष्टि करने के लिए पहुंचा था मामला, बी का कहना है कि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसको दोषमुक्त करना चाहिए, ए कहता है कि नहीं इसको कंफर्म करना चाहिए, तो इन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो किसकी सुना जाए, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया धारा 411 में कहता है कि न्यायाधीश की अगर राय में अगर मतभेद हो गया है तो आपको धारा 433 के उपबंधों के अनुसार, जो भी धारा 433 में रीति बताई गई है उसके अनुसार क्या करना होगा, उस मामले का विनिश्चय करना होगा। इसके साथ अब पढ़ते हैं धारा 433, ठीक है। धारा 433 अपील के बारे में हम बताते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि अगर अपीली कोर्ट के न्यायाधीश की राय में मतभेद है, यहाँ पे हाई कोर्ट क्या है, एक अपीली कोर्ट है, ठीक है, तो अपीली कोर्ट में अगर यहाँ पे अगर मतभेद हो जाता है 2 न्यायाधीशों में, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बताता है। पहला कहता है कि उसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समक्ष, यानी कि ए और बी ने यहाँ पे क्या किया था, अगर इन दोनों में मतभेद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, इसको क्या किया जाएगा, किसी अन्य न्यायाधीश, यहाँ पे जो अन्य न्यायाधीश होंगे उस उच्च न्यायालय में, उनके समक्ष मामले को रखा जाएगा और उनके राय के सहित। या फिर क्या किया जा सकता है, अगर ए और बी ने इनमें मतभेद हो गया था, तो इन दोनों में से अगर किसी की राय है, तो यहाँ पे अगर कोई न्यायाधीश कहता है कि नहीं बेहतर पीठ, यानी कि इससे बड़ी पीठ के द्वारा, फुल बेंच के द्वारा, अगर मान लीजिए डीबी के द्वारा यहाँ पे मामला को सुना गया था, तो यहाँ पे अगर कोई न्यायाधीश कहता है कि नहीं इसको फुल बेंच के द्वारा सुनना चाहिए, तो यहाँ पे फुल बेंच के द्वारा, यानी उससे बेहतर पीठ के द्वारा क्या किया जाएगा, मामले को सुना जाएगा। ये आपका धारा 411 अगर ये मतभेद की दशा में कहता है, यानी उनके ओपिनियन में अगर दोनों विभाजन हो जाए, अलग अलग आ जाए ओपिनियन। उसके बाद आता है धारा 412। धारा 412 क्या कहता है, उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया बताता है कि जैसे ही मामले को पुष्ट करने के लिए भेजा गया था हाई कोर्ट के समक्ष, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया या फिर कंफर्मेशन दिया, उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो पुष्टि का आदेश किया गया है या फिर जो भी अन्य आदेश दोष मुक्ति किया या फिर बातिल करने का जो भी यहाँ पे आदेश दिया गया है, उसको क्या किया जाएगा, जैसे ही ऐसे आदेश दिया जाता है, ऐसा आदेश क्या किया जाएगा, जो एक समुचित अधिकारी होता है, यानी कि हाई कोर्ट का एक प्रॉपर ऑफिसर होता है, प्राधिकारी होता है, समुचित अधिकारी होता है, वो क्या करेगा, विलंब के बिना उस आदेश पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करिए, डिजिटल सिग्नेचर जो भी उसके पदी हस्ताक्षर हैं उससे अनुप्रमाणित करेगा, उच्च न्यायालय की सील लगाएगा। तो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इस सब करने के बाद या तो भौतिक रूप से यानी फिजिकली उस कॉपी को भेजा जाए, आदेश की कॉपी को भेजा जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजा जा सकता है। कहाँ भेजा जाएगा, उस सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा जिस सेशन न्यायालय ने ऐसी दोष सिद्धि की थी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है या समुचित अधिकारी है क्या करेगा, उस कॉपी को, जो आदेश की कॉपी है उसमें अपने पदी हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा, सील लगाएगा, कहाँ की, जो हाई कोर्ट की सील लगाएगा। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें बताता है, दो तरीकों से भेज सकती है, या तो फिजिकली भौतिक रूप से भेज सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेज सकता है, ईमेल के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भेजा जा सकता है। ये है आपका कंफर्मेशन के बारे में। आई होप आपकी पूरा समझ में आया होगा डिटेल में। अब मिलते हैं, हम अगला लेक्चर जो पढ़ेंगे वो है आपका अपील के बारे में। तो यहाँ पे जजमेंट भी हो गया, जजमेंट के बाद कंफर्मेशन भी पढ़ लिया हमने। तो अब जब जजमेंट हो गया है तो अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे अगर उस जजमेंट से अगर उसको लगता है कि मेरे फेवर में नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या करेगी, वो अपील में जाएगी। तो अपीलेट कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, किस आधार पे अपील होगा, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे।